Hello everyone, welcome back to my channel guys. Today we start SAARC पार्ट 3. ओके, सो हमने यूरोपियन यूनियन देखा, आसियान देखा जो कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थे. आज हम थर्ड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जिसका नाम है सार्क. सो सार्क की फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन. सो सार्क के बारे में जान लेते हैं. सो व्हाट इज सार्क? तो सार्क वॉज इस्टेब्लिश ऑन 8 दिसंबर 1985. तो सार्क की स्थापना हुई है कब? 8 दिसंबर 1985 में. इसमें कौन कौन सी कंट्री थी उस टाइम पे जब इसकी इस्टेब्लिश हुई? तो इस टाइम पे इसमें केवल 7 कंट्री थी, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका. और उसके बाद इसमें एक और कंट्री ऐड हो जाती है जो कि ऐड होती है 2007 में, जो है अफगानिस्तान. अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात की जाए, वो हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? काठमांडू में. ओके, यस. अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक सिस्टम इन साउथ एशिया कि डेमोक्रेटिक वाइज यहाँ पे जो साउथ एशिया की कंट्री वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसा रहा है, तो अगर बात की जाए इंडिया और श्रीलंका की, तो आपको पता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट. तो भारत और श्रीलंका को पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक कहा जा सकता है. यहाँ लोकतंत्र की जड़ें गहरे रूप से देखी गई हैं. इन देशों में राष्ट्रवाद की बुनियाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर रखी गई है. घरेलू समस्या और जातीय संघर्षों के बावजूद राष्ट्र के रूप में यह हमेशा लोकतंत्र है. अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो आपको पता होगा इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट हुआ था फ्रीडम के लिए, राइट, उसके बाद हमारी कंट्री ने पूरी तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया. और अगर बात की जाए यहाँ पे, चाहे इंडिया हो या श्रीलंका हो, वहाँ पे चाहे कास्ट सिस्टम हो या कास्ट वाइज कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर कुछ भी हो, इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे लैंग्वेज वाइज, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, राइट. तो फिर भी यहाँ पे कौन सा सिस्टम अपनाया गया? डेमोक्रेटिक सिस्टम, कि सभी को बोलने की आज़ादी है, सभी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं. तो इंडिया और श्रीलंका अगर की बात की जाए तो वो डेमोक्रेटिक है. बट अगर बात की जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो यस, कुछ टाइम तक यहाँ पे डेमोक्रेसी सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है और बाद में फिर मिलिट्री रूल हो जाता है और उसके बाद डेमोक्रेसी सिस्टम को हटा दिया जाता है. तो अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो कब वहाँ पे 2 टाइम्स डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाया गया? तो एक टाइम था जब बेंजर भुट्टो का टाइम और दूसरा नवाज शरीफ. बट 1999 में फिर से वहाँ पे मिलिट्री रूल हुआ और फिर से डेमोक्रेटिक सिस्टम को हटा के मिलिट्री को अपने ऑक्यूपाई कर लिया उस प्लेस को, या फिर वहाँ पे डेमोक्रेटिक शासन की जगह मिलिट्री शासन या बोल सकते हो सैनिक शासन वापस आ गया. बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की शासन प्रणाली कायम थी स्टार्टिंग में, ओके. लेकिन आज के टाइम पे बात की जाए तो वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बदल चुका है, ऑफिशियल द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, ओके. लेकिन वहाँ के राजा वीरेंद्र ने फरवरी 2005 में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा को बर्खास्त कर शासन अपने हाथ में ले लिया. राजा ने कैसे हटा दिया? प्रधानमंत्री को, और शासन अपने हाथ में ले लिया. उसके बाद वहाँ पे जन विद्रोह का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि जनता भी चाहते थे कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते हैं, ओके. वहाँ पे मोनार्क सिस्टम नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कौन सा सिस्टम? डेमोक्रेटिक, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी चले तो डेमोक्रेसी से चले, ना कि मोनार्क सिस्टम. जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की शासन प्रणाली कायम थी, ओके. 2006 में फिर एक सफल विद्रोह के बाद वहाँ पे लोकतंत्र स्टार्ट हो गया और राजा की स्थिति नाम मात्र की होगी, कि अगर वो है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है, ओके. फिर उसके बाद क्या होता है? नेपाल आज के टाइम पे पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश में तब्दील हो चुका है, बन चुका है. अगर बात की जाए भूटान और मालदीव की, ये भी आपका एक सार्क का ही पार्ट है, सार्क की कंट्री में आता है. तो भूटान और मालदीव नेपाल की भांति भूटान में भी राजतंत्र है, ओके. लेकिन वहाँ के राजा स्वयं लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थक हैं. मतलब भूटान में राजतंत्र है, मोनार्क सिस्टम है, बट वहाँ के जो राजा हैं वो क्या चाहते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम को. उन्होंने लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी है, इसलिए उन्होंने लोकतांत्रिक एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को भी वैल्यू दी है. अब मंत्रिमंडल को व्यापक शक्तियां दी है. तो मतलब पूरा सिस्टम लोकतांत्रिक है, बस नाम मात्र के वो राजतंत्र है. 2007 से बहुदलीय प्रणाली की शुरुआत भी हो चुकी है. ये मल्टी पार्टी सिस्टम भी है वहाँ पे. और बात की जाए इसी प्रकार मालदीव भी है. पहले वहाँ पे सुल्तान के अधीन था मालदीव. बाद में क्या होता है, 1968 में गणतांत्रिक शासन लागू हो गया और अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई. जून 2005 में वहाँ की संसद ने बहुदलीय व्यवस्था के समर्थन में मतदान किया कि हाँ, बहुत मतलब अलग अलग पार्टियां भी होनी चाहिए. और उस वर्ष हुए आम चुनाव के बाद विपक्षी दल को मान्यता मिल गई. विपक्षी दल में कौन सा था? वैसे वहाँ पर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्चस्व है. और अगर बात की जाए, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे 1 मार्क्स में कि एमडीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो वो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी. तो आप देख सकते हो कहाँ पे लोकतांत्रिक शासन है और कहाँ पे सैनिक शासन है. बट फिर भी इन सातों कंट्री ने आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है. अब बात की जाए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए तो उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनका कुछ मोटिव होता है. तो वही है सेम जैसे यूरोपीय यूनियन, आसियान, इनका ऑब्जेक्टिव था, वैसे इसका भी है. लाइक ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. मतलब कि डेवलपमेंट करने के लिए इन सब ने एक साथ ऑर्गेनाइजेशन बनाया. दूसरा, अपने जो पीपल्स हैं उनके स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड को. इन द कंट्री ऑफ साउथ एशिया, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट.
इनका एक ये भी ऑब्जेक्टिव था कि जो भी कंट्री उसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, वो किसी पे डिपेंड ना हो, और दूसरी वो इकोनॉमी वाइज भी डेवलप करे। ओके। थर्ड है कि कल्चर एंड सोशल डेवलपमेंट, की अपनी कल्चर को आगे बढ़ाना, ये भी इसका एक पार्ट था। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, प्रमोट बिजनेस बाय इंक्रीजिंग म्यूचुअल इंटरेस्ट। ओके, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे सेटल करना, बट यहाँ पे ऐसा कोई इनकी पॉलिसी नहीं है कि यहाँ पे फाइट नहीं होगी या फिर यहाँ पे सिर्फ सारी चीज़ों को बातों से सॉल्व किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेटलमेंट में हो सकता है आर्मी भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ इनका मेन मोटिव यही है कि जितने भी साउथ एशिया की कंट्री हैं, जिसमें आपके 6-7 कंट्रीज़ के बारे में सार्क में बताया गया, उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसे सॉल्व कर लिया जाएगा, और साथ के साथ वहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट को या म्यूचुअल ट्रस्ट को भी बढ़ाया जाएगा, जिससे कि बिजनेस किया जा सके, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं साफ्टा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के सेंस से, हो सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन या 2 मार्क्स क्वेश्चन इससे आ जाए। लाइक अगर बात की जाए साफ्टा, तो ये साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। यस, लाइक जैसे मैंने आपको आसियान में, यूरोपियन यूनियन में बताया था कि उनको अपनी कंट्री में, मतलब जैसे कि यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्री, तो उनके आपस बीच में जो भी ट्रेड वगैरह होगा, व्यापार वगैरह होगा, तो उसमें उन पर टैक्सेस नहीं लगेगा। आसियान का भी सेम था, तो वैसे ही सार्क ने भी एक ऐसी चीज़ बनाई, लाइक साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, मतलब कुछ एरिया जहाँ पे फ्री ट्रेड होगा, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, कितना कम किया जाएगा वो चीज़। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 1 जनवरी 2006 से ये समझौता लागू हुआ था, इसका काम 2002-2004 से ही चल रहा था, बट पूरी तरीके से जो लागू हुआ वो 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ। और इसके अंतर्गत उन्होंने क्या करा, आपसी व्यापार पर सीमा शुल्क में 20% कटौती का प्रस्ताव किया गया, कि मान लो अगर अमेरिका नहीं, बाय मिस्टेक, या इंडिया को अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना है तो 20% की उसे छूट मिलेगी, मतलब टैक्सेस पे। ओके, सेम नेपाल, भूटान, इस तरीके से। और अगर मैं बात करूँ, ये जो समझौता है ये 2007 से पूरी तरह से प्रभावी हो गया, तो इसीलिए मैंने यहाँ ऊपर साफ्टा 2007 लिखा है। ओके, सो ये सारी चीज़ें तो ये थी कि हाँ उनका ऑब्जेक्टिव है, लाइक उनका साफ्टा, उनके ऑर्गेनाइजेशन, बट प्रॉब्लम है, क्रिटिसिज्म है इनका बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें वो कंट्री हैं जो आपस में एक एनिमी है। अगर बात की जाए द म्यूचुअल डिस्प्यूट बिटवीन इट्स मेंबर, लाइक इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है 36 का आंकड़ा है, राइट। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के मतलब 4 बार युद्ध हो चुके हैं आपस में। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश और पाकिस्तान, उनका भी एक अलग ही कॉन्फ्लिक्ट है। और बात की जाए इंडिया श्रीलंका के बीच में तमिल इशू है, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ और ये फेल हो गया। अब एक बात बताओ, जब कंट्री के अंदर ही प्रॉब्लम चल रही है तो वो दूसरी कंट्री को कैसे हराएंगे, राइट। तो अगर मैं बात करूँ, और जो इनके बीच का म्यूचुअल ट्रेड है वो भी काफ़ी लेस है, मतलब बहुत ही कम है इनके बीच का ट्रेड। और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो मेन रीज़न। तो इंडिया और पाकिस्तान, यस, ये दोनों इतने मतलब आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, लाइक युद्ध करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो सार्क का जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये पूरा नहीं हो पाया। हमने क्या बताया था कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए बनाना है, अगर बाप अपने में ही लड़ते रहेंगे तो कैसे टक्कर दी जा सकती है। तो इसीलिए कि जो सार्क का कॉन्सेप्ट था वो फेल हो चुका है। ओके, या समिट वगैरह भी होते हैं, बट ये उस तरीके से काम नहीं कर पाए जिस तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम पार्ट 4 में स्टार्ट करेंगे, ब्रिक्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके।